सदर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय खासा दिलचस्प है। दरअसल पिछला दशक भारतीय जनता पार्टी का दशक रहा है। भारतीय जनता पार्टी का दिग्विजय रथ जो एक बार चल निकला है तो लगातार राज्य दर राज्य जीत रहा है। बीच बीच में रथ को रोक भी लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं कि 1984 के चुनावों में महज 2 सीटों पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी आज देश का तो कम से कम सबसे बड़ा राजनीतिक दल का दर्जा रखती है। हालांकि उसका दावा है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुकाम तक पहुंचने के संदर्भ में देश के अंतर्गत अगर बात करें तो क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, सब तरफ अपनी ध्वज पताका फहरा दी है। नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्व राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम राज्यों में सफलतापूर्वक चल रही है। पश्चिम बंगाल में भले ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल न रही हो, लेकिन वाम मोर्चे और कांग्रेस को खारिज करके मुख्य विपक्षी दल का दर्जा तो उसने हासिल कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी जो सब तरफ जीत रही है, अब वह अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है और वही हमारा विषय है। हमारा विषय आज बीजेपी का दक्षिण पथ अर्थात भारतीय जनता पार्टी ने जो हम कहते हैं चारों दिशाओं में हमारी ध्वज पताका फहरा रही है, तो अब भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि अब वह दक्षिण में भी ध्वज पताका फहराएगी। दक्षिण का प्रवेश द्वार कर्नाटक में तो उसका ध्वज एक लंबे अरसे से फहरा रहा है, लेकिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल ये वो राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर भी मान्यता नहीं है। इन पूरे इलाकों की अगर बात करते हैं तो कुल जमा 132 लोकसभा सीटें हैं। इन 132 लोकसभा सीटों में अभी भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 29 सीटें हैं। इन 29 सीटों में से भी 25 सीटें केवल कर्नाटक से हैं और 4 सीटें तेलंगाना से। तो भारतीय जनता पार्टी अब 2024 के संदर्भ में उम्मीद भरी निगाहों के साथ दक्षिण की ओर देख रही है। इसके संकेत 2 बातों से मिले। पहला संकेत तो इस संदर्भ में आया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे अंतराल के बाद अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति का आयोजन किया, पर वह आयोजन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया और वहां पर कार्य समिति के जितने सदस्यों को बुलाया गया था उन सबको जिम्मेदारी दी गई कि वह 2 दिन पहले आएं और तेलंगाना के जितने विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर 2 दिन लगाएं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले, वहां के सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लोगों से मिले और पार्टी का संदेश पहुंचाने की कोशिश करें। साफ था कि केवल राष्ट्रीय कार्य समिति ही नहीं बल्कि अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव के संदर्भ में तेलंगाना को जीतने के लिए भी प्रयास किए जाएं। दूसरा काम जो हुआ है वो राज्यसभा के लिए मनोनयन के संदर्भ में। केंद्र सरकार ने 4 सदस्यों को मनोनीत किया। कल यह संयोग है या प्रयोग कि चारों ही सदस्य दक्षिण भारत से ताल्लुक रखते हैं और 4 अलग अलग राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं पीटी उषा जो केरल से ताल्लुक रखती हैं, मशहूर संगीतकार हैं इलैयाराजा जो तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं, एक शख्स हैं वीरेंद्र हेगड़े जी जो कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं और वी विजेंद्र प्रसाद जो तेलुगु से ताल्लुक रखते हैं। तो कुल मिलाकर 4 राज्यों को 4 मनोनयन के माध्यम से संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व की है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह का कमाल ही है कि वह कोई भी कदम राजनीतिक समझबूझ के बगैर उठाते ही नहीं है। तो कुल मिलाकर जब उन्होंने कदम उठाए हैं तो उस पर हम कुछ विस्तार से बात करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस दिलचस्प विषय पर कुछ गंभीर विमर्श भी करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र बड़ा संक्षिप्त है, वो जो ये कहता है कि इच्छा हु आग समसमावा अणितियां, अर्थात इच्छाएं आकाश के समान अनंत हैं। उत्तराध्ययन से हमें यह विचार सूत्र मिला। भारतीय जनता पार्टी पर मुफीद है। भारतीय जनता पार्टी की भी इच्छाएं अनंत हैं और कमाल यह है कि वह अपनी इच्छाओं को पाने में सफल भी हो रही है। ये एक अलग बात है कि जिस दिल्ली में केंद्र की सरकार बैठती है उस दिल्ली को जीत पाने में लंबे अरसे से भाजपा सफल नहीं हो रही, तो उसने अब दिल्ली की कोशिशों को छोड़कर दक्षिण की ओर कदम बढ़ाए हैं। दक्षिण की ओर बढ़े हुए कदम क्या सफलता के मुकाम तक पहुंचेंगे और पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के विचारवान नेता और छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक शिवरतन शर्मा खासतौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल पाटिल जी खासतौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कभी भाजपा का हिस्सा रहे वीरेंद्र पांडे जी खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं और इन सब के बीच में अपनी निष्पक्ष राय देने के लिए देश के वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत हम शिवरतन शर्मा जी से करते हैं।
कभी ब्राह्मण बनिया की कहलाई जाने वाली पार्टी आजकल उनको भूलकर पिछड़ा दलित की राजनीति कर रही है, हर काम से संदेश देने की कोशिश कर रही है। अब दक्षिण के संदर्भ में भी आए तय किया कि दक्षिण में भी पार्टी का प्रसार करना है, तो राज्यसभा के मनोनयन के लिए भी कुल जमा दक्षिण से ही आपको 4 योग्य लोग दिखाई दिए। थोड़ा रोशनी देंगे शिवरतन जी? कुल मिलाकर सबको एकजुट करने के दावे के बीच क्षेत्र स्थान को सियासी दृष्टिकोण से हासिल करने की इन कोशिशों पर आपकी टिप्पणी? क्या वाकई उत्तर के संदर्भ में भरोसा नहीं रहा, पूर्व के संदर्भ में भरोसा नहीं रहा, पश्चिम के संदर्भ में भरोसा नहीं रहा कि देश के बदले हुए माहौल में 2024 में इन इलाकों से सफलता मिल जाएगी, इसलिए दक्षिण की ओर कदम बढ़ाए हैं कि जितनी भी नुकसान इधर होगा भरपाई दक्षिण से करेंगे? थोड़ा आपसे नजरिया तो मिले, क्या है भाजपा की रीति और नीति अब आने वाले समय के लिए? हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कभी आरोप था जो आपने कहा कि ब्राह्मणों बनियों की पार्टी है। जी, भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी पार्टी है। जी, इसका पूरे देश में समाज के प्रत्येक वर्ग में प्रभाव है। जी, कोई एक समय था कि हम नॉर्थ में शून्य में रहते थे, दक्षिण में शून्य में रहते थे। आज दक्षिण भारत में भी 132 में आपने स्वयं ने बताया कि 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। जी, 2 प्रांतों में हमारी सरकार भी है। कर्नाटका में हमारी सरकार है, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, वहां भी एनडीए की गवर्नमेंट है। और पार्टी नए क्षेत्रों में अपना आधार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे क्षेत्र में कमजोर हो गए इसलिए हम नए क्षेत्र में आधार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार जब 2019 का चुनाव हुआ, पूरे नॉर्थ ईस्ट को टारगेट में रखा गया था कि वहां हमको अच्छी सफलता प्राप्त करनी है और सफलता मिली। पश्चिम बंगाल इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। पर उसके बाद भी उत्तर भारत में जो रिजल्ट था लगभग जो 2014 में रहा वैसा ही रिजल्ट 2019 में रहा। और हम 282 से 303 में पहुंचे और एनडीए की ताकत तो 350 के करीब पहुंची। और 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी टारगेट बना के चल रही है कि हमको दक्षिण भारत में भी आधे से ज्यादा सीटें जीतना है, तो हम सिर्फ टारगेट बना के नहीं चल रहे हैं। उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत करने की आवश्यकता है उस मेहनत को भी हम कर रहे हैं। और खासकर तेलंगाना की बात आपने की, तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य है वो विधानसभा स्तर पर गए, 2 दिन उन्होंने वहां मेहनत भी की। तेलंगाना का तो आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, 2014 और 2019 के रिजल्ट में कितना डिफरेंस है। 2014 में हमारे पास सीट थी लो विधान 0 और 2019 में हमारे 4 सांसद जीत के आए हैं तेलंगाना से और 2 सांसद तो बहुत मार्जिनल वोट से हारे। और उसके बाद जो हैदराबाद नगर निगम का चुनाव हुआ है उसमें तो हम 4 से सीधा 48 पे पहुंचे हैं और टीआरएस जो है 99 से 56 पे आई है। हमारा वोट ऑफ परसेंटेज भी बढ़ा है। तो ये वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ रहा है, तो उस वोट ऑफ परसेंटेज के बढ़ने के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, केंद्र की सरकार जितने जनहितकारी काम कर रही है उन कामों का लाभ मिल रहा है और इसके चलते भारतीय जनता पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का संगठन निचले स्तर पर सक्रिय हुआ है, इसके चलते हमारा वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ रहा है। और तीसरा, वर्तमान में वहां जो सरकारें काम कर रही है उनके खिलाफ जनता के बीच में एंटी इनकम्बेंसी है, उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। हम तो ये विश्वास लेके चल रहे हैं कि 2024 का जब चुनाव होगा तो 2023 में हम तेलंगाना में विधानसभा में सरकार बनाएंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम 60 से ज्यादा सीटें जीत करके आएंगे। हम इस बात का विश्वास करके चल रहे हैं। पर मेरा एक सवाल है आपसे शिवरतन जी, अभी आपकी जो बाकी राज्यों में सफलता दिखती है वो सफलता दिखती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खारिज करने के रूप में, लेकिन दक्षिण की राजनीति में कांग्रेस तो अरसा पहले ही खारिज है। वहां पर क्षेत्रीय दलों की प्रभावी मौजूदगी है। तेलंगाना की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो यहाँ पर तो कांग्रेस भी अब चुनौती के तौर पर गंभीरता से ली नहीं जाती। क्या आपको नहीं लगता है थोड़ा सपना बड़ा देख रहे हैं, उम्मीद ज़्यादा बड़ी कर रहे हैं? या आपको लगता है जैसे कांग्रेस को खा गए इन क्षेत्रीय दलों को भी आप खा जाएंगे? जी शिवरतन जी, दक्षिण भारत में मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि राष्ट्रीय पार्टियां बहुत प्रभावी नहीं थी। जी, पर अब जो परिवर्तन दक्षिण भारत में आ रहा है
तेलुगु देशम एक उसका उदाहरण है। तेलंगाना उसका एक बड़ा उदाहरण है जी जहां किसी समय पे टीडीपी और टीआरएस के बीच मुकाबला होता था। वो मुकाबले में अब टीडीपी हट गई, जी वहां मुकाबला अब बीजेपी और टीआरएस के बीच हो रहा है। तो जी। एक क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो रही है, दूसरी क्षेत्रीय पार्टी से हम मुकाबले में आ रहे हैं। और तमिलनाडु में अभी जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, जी उस नगरीय निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई है। जी पहली बार वहां के नगरीय चुनाव में हमने प्रभावी स्थिति दर्ज कराई है। पांडिचेरी में भी एनडीए के रूप में लड़े हम, और एनडीए के रूप में हम सफलता प्राप्त किए। तो पहली बार कांग्रेस से खत्म होने के बाद कोई राष्ट्रीय दल दक्षिण भारत में अपना प्रयास करके सफलता की ओर बढ़ रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही वो है। भारतीय जनता पार्टी है। कुल मिला के शिवरतन जी हमारे विषय के साथ उनका कहना है कि हाँ, दक्षिण भारत अब हमारी रणनीति के केंद्र में है और अतीत की सफलताएं बता रही है कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। मुझे जाना है सीधे तौर पर अतुल पाटिल जी के पास में। एक तरफ आप हैं जो सब कुछ खो रहे हैं, एक तरफ भाजपा है जो कुछ आप खो रहे हैं उसे वह पा रही है। अब दक्षिण की ओर कूच कर गई है भारतीय जनता पार्टी। कितना डर लग रहा है अतुल जी आपको? आपके लिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, या किसी के लिए भी कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? सब कुछ भाजपा को मिलेगा। अतुल जी, आपकी प्रतिक्रिया? ऐसा है डॉक्टर साहब जी कि दक्षिण में जिस जी। दिन ईडी इनका जो अलायंस है, जी जो अलायंस एक्सपोज हो चुका है, जी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, जी। वो चलना शुरू होगा तो शायद इनको सफलता मिलेगी। क्योंकि जैसे जिस तरह से अंग्रेज किसी देश में जाते थे जी उपनिवेश बनाने के लिए, तो जी। पहले जाते थे व्यापारी, फिर उसके पीछे जाते थे धर्म संस्थापक यानी धर्माचारी, जी। और फिर उसके पीछे जाती थी मिलिट्री। जी तो ये जोड़ के देखिए आप, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से व्यापारी जाते हैं, फिर ईडी, सीबीआई, आईटी जाती है, और फिर बाद में लोगों को लेकर ही ये आगे बढ़ते हैं। तीसरा, धर्म का जो इस्तेमाल है, वो भाग्यनगरी, हैदराबाद वगैरह, ये सब इनके विषय है। वो बंगाल में भी हमने देखे हैं। तो धर्म के विषय है, ये जाकर अपना मुंह दिखा नहीं पाते हैं। जहां पेट्रोल की, डीजल की बात, महंगाई की बात आई, बेरोजगारी की बात आई, धसती अर्थव्यवस्था की बात आई। अभी अगले महीने में $2.267 बिलियन हमारा कर्जा मैच्योर हो रहा है, वो देना है। तो हमारा 43% तो फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगा उसमें, और जी। डॉलर तो बढ़ते ही जा रहा है, यानी प्रधानमंत्री की साख गिरती जा रही है। तो ये मुद्दों को लेकर ये कभी जा नहीं सकते। तो ठीक है, उनकी अपनी एक राजनीति रही है। इन्होंने हैदराबाद जीत लिया, क्योंकि हैदराबाद में डिवीजन, जहां जहां हिंदू और मुस्लिम डिवीजन हो सकता है, वहां इन्हें जो है सफलता मिलती है। इसमें कोई तोहमत, इस दौरान नहीं है। जी। तो ये चीजें लोगों को नहीं समझ में आ रही, ऐसा नहीं है। अब तमिलनाडु में इन्होंने बात की, तमिलनाडु में इनका 2.5% के आसपास इनका जो है एग्जिस्टेंस है। जी 2.5% के ऊपर इनका एग्जिस्टेंस नहीं है। वहां कांग्रेस ने 25 सीटें लड़ी थी और 18 सीटें जो है वो इस बार जीती थी। केरला में हमारा प्रेजेंस है। कर्नाटक में तो आपने देखा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, हमारे विधायकों ने इस्तीफा दिया, और यह हुआ। महाराष्ट्र में आपको सही बताता हूं मैं, महाराष्ट्र में 71 विधायक राष्ट्रवादी और कांग्रेस से गए हैं, और ईडी, इनकम टैक्स का काम चल ही रहा है। इनके कोई विकास की नीति का नहीं चल रहा है। जो वहां पर जीत के आ सकता है, उसको इनका इस्तेमाल करके मरोड़ के, हाथ मुंडी मरोड़ के लेके जाने का काम है। इसे अगर ये सफलता मानते हैं तो इनको ये सफलता मुबारक, क्योंकि ये लोकतंत्र की सफलता नहीं है, लोकतंत्र की असफलता है। आम जनता जो है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो कहते हैं हम इस देश का, वो जागरूक हो ही जाएगा। अतुल जी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूं आपको। अब ईडी के माध्यम से सफलता, आईटी के माध्यम से सफलता, या किसी के माध्यम से सफलता है, इतिहास के पन्नों में तो केवल सफलता देखी जाती है। विफलता लोकतंत्र की है या यहाँ की विपक्षी पार्टियों की, ये भी सवाल है। पर आपसे जो मैं पर बात करना चाहता हूँ वो उनकी रणनीति को लेकर है। क्या आपको नहीं लगता है कि एक देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल होने के नाते आप रणनीतिक चूक करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक रूप से सही निशाने साधती है? हम इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि इसलिए आपके बीच में साझा कर रहे हैं कि हम ये कार्यक्रम कर क्यों रहे हैं। राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। 4 लोग 4 विविध क्षेत्रों से और 4 अलग अलग प्रांतों से, 4 दक्षिण के राज्यों से। यह है भाजपा की रणनीति। कांग्रेस की रणनीति क्या है? राज्यसभा का चुनाव होता है, राजस्थान में आपकी पार्टी की सरकार, छत्तीसगढ़ में आपकी पार्टी की सरकार, ना छत्तीसगढ़ से एक उम्मीदवार, ना राजस्थान से एक उम्मीदवार। आप रणनीतिक रूप से इस चूक के संदर्भ में कुछ कहेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि वाकई आप
रणनीतिक रूप से भाजपा के मददगार बने हुए हैं। और भाजपा अगर देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है और अब सर्वव्यापी होने जा रहा है, तो उसमें सबसे बड़े मददगार अगर कोई हैं तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रणनीतिकार है। ये सवाल है आपसे, क्या इसे खारिज करेंगे या केवल ईडी आईटी पर बोलकर ही अपने दायित्व बोझ से मुक्ति पालेंगे? नहीं, हिमांशु जी, आप मैं ईडी आईटी और सीबीआई का जो उल्लेख किया, उस उल्लेख के पीछे की मैं मीमांसा करने वाला था कि आपने नए सवाल दाग दिए जी। मेरा कहना यह था कि जिन नेताओं के पास जनाधार है, ऐसे नेताओं को लेकर भाजपा जीतती है, उसमें 70% 80% तो उनके सफलता का जो ये राज जो है वो ये 70-80% में है। आप अगर एनालिसिस कर लोगे तो आपके ध्यान में आएगा। दूसरी बात, मैं आपके एनालिसिस को खारिज इसलिए करता हूं कि ठीक है, 2014 के बाद हमको असफलता आई है और हमारे कुछ महत्वपूर्ण नेता जो है, जो हाउस में लोगों के मुद्दे उठा सकते हैं, लोकतंत्र के लिए लड़ सकते हैं, तो ऐसे लोगों का वहां होना जरूरी है। तो ये नेताओं को भेजने के लिए कंसेंसस होता है। मैं भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूं पार्टी का महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कैसा निर्णय हुआ हमें भी पता है। हमने सबने मान्यता दी है। जो ऊपर से निर्णय आया है, ऊपर से नहीं आया है, उसमें काफी विचार मंथन हुआ है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड से चर्चा होने के बाद निर्णय होता है। तो वो लोग, अभी पी चिदम्बरम साहब इस देश में इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो झूठ बोला जाता है संसद में अर्थव्यवस्था को लेकर, उनसे बेहतर कौन खोल सकता है? अब जयराम रमेश जी है। माफ कीजिए अतुल जी, मैं फिर आपको बीच में रोकने के लिए बहुत विनम्रता से माफी चाहता हूं। क्या तर्क दे रहे हैं आप? आपके फैसले क्या होते हैं? हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं रणदीप सुरजेवाला, संख्या बल हरियाणा में आपके पास था, हिम्मत नहीं पड़ी आपकी अपने नेता को हरियाणा से नामांकित करने की। राजस्थान के प्रभारी अजय माकन, उनको भेजते हैं हरियाणा के, आप वहां से चुनाव लड़ लो। रणदीप सुरजेवाला को भेजते हैं राजस्थान, यार हरियाणा में पता नहीं क्या हो जाएगा, आप यहां से लड़ लो। कुल मिलाकर ये आपका अपने नेताओं के प्रति, अपने विधायकों के प्रति भरोसा है। अतुल जी, थोड़ा इस पर भी तो दृष्टि दीजिए ना। मुकुल वासनिक जी महाराष्ट्र से, हमारे नागपुर से है। मुकुल वासनिक जी राजस्थान से चुनाव लड़कर गए। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का जिसको जिसको जहां जहां कंसेंसस मिला है, कंसेंट मिला है, कंसेंसस होके कंसेंट मिला है, वहां से वो चुनाव लड़े हैं। अजय माकन जी दिल्ली के हैं, हरियाणा करीब है उनका। वहां पे हरियाणा के कांग्रेस कमेटी ने कहा कि हमको अजय माकन जी दे दीजिए, तो अजय माकन जी को वहां दे दिया। हमारे यहाँ इमरान प्रतापगढ़ी जो है महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ से वो लड़े, और मुकुल वासनिक जी जो है वो राजस्थान से लड़े। तो ऐसा न समझिए कि चुनाव की रणनीतियां सारे मुद्दों को नजरअंदाज करके ली जाती है। तो अतुल जी का कहना है हमारी रणनीति ऐसी है, पर उस रणनीति के नतीजे ही तो हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में दिखाई देती थी, अब वो केवल 2 राज्यों में पूर्णकालिक सत्तारूढ़ दिखाई देती है। लेकिन मैं इस चर्चा को विस्तार देने के लिए वीरेंद्र पांडे जी के पास जाना चाहता हूं और उनसे समझना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार को लेकर एक वर्ग बड़ा आशंकित रहता है, या कहें आतंकित भी रहता है, कि ये देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, एक दल ही स्थापित हुआ जा रहा है। अब एक दल के संदर्भ में दक्षिण जो एकमात्र चुनौती रह गया है, उसे जीतने की भी तैयारी है और उसकी रणनीति आपके बीच में मैंने साझा की है। वीरेंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया है? दम रोक लेंगे भाजपा के विजय रथ को ये लोग जो बताते हैं भाजपा को लोकतंत्र के लिए खतरा? या आपको लगता है जिस प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं और सुनियोजित रणनीति पर भाजपा चल रही है, तय समय आ गया है कि अब डीएमके, टीएमसी की तर्ज पर टीडीपी, इन सबको अब अपने दिन समाप्त होने के संदर्भ में विचार करना शुरू कर देना चाहिए? ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार दक्षिण में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है जी। इसके पहले भी प्रयत्न हुए हैं, लेकिन वो प्रयत्न सफल नहीं हुए जी। आपको याद होगा कि जना कृष्णमूर्ति जो तमिलनाडु से आते हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया था जी। ओ राजगोपाल मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजे गए थे जी। और फिर आप ये जानते हैं कि संघ का काम जी लगभग सभी राज्यों में है जो भारतीय जनता पार्टी को मदद करता है जी। लेकिन एक बात जान लीजिए, पहले भी ऐसा होता था जब राजशाही का जमाना था, जिन राजाओं के खजाने में धन आ जाता था जी, और जो अपनी सेना को संबद्ध कर लेते थे, तो वो यज्ञ करके यशोवेद का घोड़ा छोड़ते थे जी। तो इस समय अनुकूल परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा हुआ है जी। खजाने में भरपूर पैसा है और सेनाएं, पार्टी के सेनाओं के साथ साथ जी। जो सरकार की इनकी अपनी सेना है,
प्रवर्तन निदेशालय है, सीबीआई है, जो अतुल जी IT बता है। रहे हैं। हाँ, ये सारी सेनाएं भी साथ साथ चलती हैं। जी और एक और बात है कि लोकतंत्र लिहाज से चलता है, भारतीय जनता पार्टी ने सारा लोक लिहाज छोड़ दिया है। जी नैतिकता अनैतिकता ये सारी बातें उनके लिए गौण हो गई हैं। केवल सत्ता केंद्रित राजनीति और उसके लिए जो भी प्रयत्न करना पड़े वो करने में किसी प्रकार का संकोच इनके द्वारा नहीं किया जाता है। और वो हम देख रहे हैं, जहाँ पर चुनाव से नहीं जीतते हैं वहाँ पर दल बदल कराकर जीत लेते हैं या उपचुनाव कराकर जीत लेते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो दोनों मोदी जी और अमित शाह, मोटा भाई और छोटा भाई, जी इनको बड़ी जल्दी है। जी ये कोई आगे की पीढ़ी पर कुछ छोड़ना नहीं चाहते, सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहते और मेरे ही समय में सारा कुछ हो जाए जी कि मैं दिगंत विजय कर लूं। जी और इसके लिए फिर सारे प्रयत्न कर, ये बात सही है कि भरपूर मेहनत करते हैं, रणनीति बनाते हैं, उस रणनीति का मतलब उसको लागू भी करते हैं, उसमें कार्यकर्ताओं को भी झोंकते हैं, सरकारी संस्थाओं को भी झोंकते हैं और उस सफलता मिलती है। लेकिन एक बात आप जान लें, जी ये जो भी सफलता मिलती है स्थायी सफलता कभी नहीं होती है। आप देख लिए हरियाणा में जब पहली बार इन्होंने सरकार बनाई, उधार का सिंदूर था सारा का सारा। जी 23 लोग जो कांग्रेस से आए हुए थे वो लड़ाए गए थे। जी लेकिन दूसरी बार में वो उनको दूसरों से मतलब समर्थन लेकर सरकार बनानी पड़ी। ये बात तो ठीक है कि इनको सफलता मिल रही है। और सफलता में जैसा उन्होंने पाटिल जी ने भी कहा कि जो धार्मिक विभाजन किया जा रहा है जी ये भी एक बड़ा भूमिका उसमें करता है। एक और बात है साथ साथ, आप कह रहे थे दक्षिण में कहीं भी कांग्रेस नहीं है, केरल में इस समय कांग्रेस और कम्युनिस्ट दो ही पार्टियां हैं जी लेकिन आप एक जानिए, जिस प्रकार की मनुष्य की एक आयु होती है जी उसी प्रकार संस्थाओं की भी आयु होती है। वो आप देखते होंगे कि एक समय में आर्य समाज बड़ा प्रभावी था, फिर हिंदू महासभा बहुत प्रभावी थी, लेकिन आज वो कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। वो स्थिति धीरे धीरे कांग्रेस की आ रही है। तो जब जगह खाली होती है जी उस जगह को कोई ना कोई भरता है। और आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में यही हुआ जी कि कम्युनिस्टों को भी खत्म करके और कांग्रेस को भी खत्म करके भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर मुख्य विपक्षी दल हो गई। तो ये जो अनुकूल परिस्थिति इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है उसका बहुत भरपूर लाभ ये लोग उठा रहे हैं। और हर पार्टी का ये होता है कि वो अपना विस्तार करे और विस्तार करने की सबकी इच्छा होती है। लेकिन सवाल केवल एक ही है जी क्या वो जैसा गांधी कहते थे कि साध्य पवित्र है तो साधन भी पवित्र होना चाहिए, वो साधन की पवित्रता का बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं दे रही है। इसके उत्तर के लिए मैं शिवरतन शर्मा जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रेम कुमार जी की टिप्पणी लेना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, आपसे जानना चाहता हूं, भाजपा की तैयारी किस तरीके की है, भाजपा किनको साथ लेकर चलती है, भाजपा की सेना के साथ में सहयोगी सेनाएं कौन रहती हैं, इस पर अतुल जी भी काफी रोशनी दे दी है और हमारे स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र पांडे जी ने भी रोशनी दी। लेकिन आपसे प्रश्न दूसरा है, सेनाएं आ रही हैं, सेनाओं से मुकाबले के लिए तैयारी क्या है? कांग्रेस के संदर्भ में तो वीरेंद्र जी ने कह दिया संस्थाओं की उम्र होती है, कांग्रेस की भी उम्र हो गई है। अब अतुल जी को कितनी आपत्ति है, मैं अतुल जी के पास आऊंगा तो वो बताएंगे। लेकिन बाकी पार्टियां हैं, क्या उनकी भी उम्र हो चुकी है? या आपको लगता है भाजपा मंसूबे देख रही है पर अभी उन मंसूबों को पूरा करने में इंतजार करना पड़ेगा? प्रेम कुमार जी। हिमांशु जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रसार हो रहा है जी, तो उस पर तो एक पर्याप्त चर्चा भी हो गई, लेकिन विपक्ष उस प्रसार से अपने आप को कितना बचाएगा या रेसिस्ट करेगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है, वाकई महत्वपूर्ण सवाल है जी। भारतीय राजनीति में हम देखें तो विपक्ष में जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दलों को गैर बीजेपी जो विपक्ष है उसके मुकाबले सबसे ज्यादा वोट्स हैं। यानी बीजेपी को अगर जो वोट मिले हैं 23 करोड़ के करीब, तो और कांग्रेस को 13 करोड़ के करीब, तो बाकी जो क्षेत्रीय दल का हिस्सा देखा जाए तो वो 17-18 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। मेरे ख्याल से ग्राउंड फिगर में बोल रहा हूँ। यानी क्षेत्रीय जो ताकत है बहुत मजबूत ताकत है इस देश में। कांग्रेस से तो बीजेपी ने जहां कहीं भी हेड ऑन किया, कांग्रेस को पछाड़ा,
हालांकि कांग्रेस ने जो 2-3 राज्यों में वापसी की थी वो उपलब्धि थी, लेकिन वहां भी वो भी सत्ता बचाई नहीं जा सकी जी। इसके फिर लेकिन रीजनल जो फोर्सेस हैं वो कांग्रेस से ज्यादा सीख रही है जी। कांग्रेस भले न सीखी, लेकिन रीजनल फोर्सेस कांग्रेस से ज्यादा सीख रही है जी। आप देखेंगे, क्योंकि ये पूरी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, मैं भी मानता हूं, और राहुल गांधी जी भी कह चुके हैं कि हम वैचारिक कारणों से 2019 में हारे थे। तो वाकई ये वैचारिक लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना वैचारिक आधार मजबूत किया है, हिंदुत्व के बरक्स अपनी राजनीति को बढ़ाया है जी। अब ये राजनीति जो पैदा हुई, जाहिर बात है कि आपको बीपी सिंह के जमाने में बाद समय जो मंडलवाद आया, उसके बाद बीजेपी ने जो राजनीति शुरू की अयोध्या से, वो फलते फूलते यहाँ तक पहुंची और वो विचारधारा के स्तर पर पूरे देश में आगे है और उसका जवाब कांग्रेस नहीं दे पा रही जी। लेकिन ममता बनर्जी जैसी तृणमूल जैसी पार्टियां या ममता बनर्जी जैसा नेतृत्व जवाब दे रहा है जी। इवन हम कहेंगे झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में भले कांग्रेस भी है, लेकिन उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का ज्यादा योगदान है, वो जवाब देता दिख रहा है जी। उसी तरीके से उड़ीसा में या दूसरे प्रदेशों में देखिए, आप तेलंगाना में बात कर लीजिए, जो भी केरल में बात कर लीजिए, तमिलनाडु में बात कर लीजिए, जो रीजनल फोर्सेस हैं वो वैचारिक आधार पर भी बीजेपी को टक्कर दे ले रही है, क्योंकि वहां पर वैचारिक से ज्यादा क्षेत्रीय मुद्दे प्रभावी हैं। और यहाँ वैचारिक आधार पर इसलिए भी हम कह रहे हैं कि मान लीजिए अभी काली माँ का सवाल आता है, तो ममता बनर्जी का जो रिएक्शन है, उनकी पार्टी का जो रिएक्शन है, वो बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि तो बीजेपी को कांग्रेस मौका दे देती है, वो मौका ममता बनर्जी देने को तैयार नहीं है। तो ये फर्क है, रीजनल फोर्सेस के बीच में घुसपैठ बीजेपी नहीं कर पा रही है, तो ये सबसे बड़ा फर्क है। और लेफ्ट में बहुत आश्चर्यजनक परिणाम मुझे त्रिपुरा का ही लगा, पूरे देश को लगा जब त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनी, क्योंकि वैचारिक आधार पर वो वामपंथी सरकार थी जहां पर कि उसको बीजेपी ने रिप्लेस किया। अब ममता बनर्जी से रिप्लेस कर ले बीजेपी, वो अलग बात होगी, लेकिन लेफ्ट से डायरेक्ट छीनने का उदाहरण थोड़ा सा आपको रोकता हूं। ममता बनर्जी विधानसभा के संदर्भ में भले ही भाजपा को अपेक्षित सफलता मिलने से रोक पाई हो, पर आप मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल होने का तो दर्जा ले लिया, लेकिन लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भाजपा ने वो हासिल किया जो पश्चिम बंगाल में किसी को उम्मीद नहीं थी। दक्षिण भारत के इन राज्यों के संदर्भ में भी भाजपा की पहली कोशिश 2024 के संदर्भ में लोकसभा चुनावों में सफलता हासिल करने की है। क्या आपको लगता है कि भाजपा की इस कोशिश को रोक पाने में ये क्षेत्रीय दल सक्षम है? जिस प्रकार की बदहवासी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति को लेकर टीआरएस के माननीय नेता और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के द्वारा दिखाई गई, क्या आपको लगता है कि डीएमके के नेता ए राजा ने अभी अभी बात उठा दी है कि हमें अलग तमिलनाडु देश के संदर्भ में कहीं मांग उठानी पड़ जाए? ये क्या आपको भाजपा के संदर्भ में चिंता नहीं दिखा रहा है? क्या आपको नहीं लगता है कि पुडुचेरी में जिस प्रकार की सफलता भाजपा ने बना ली है वह लोकसभा में अपनी सीट को सुनिश्चित कर लेगी? आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू को खारिज कर दिए हैं, वो भाजपा के लिए जगह बना रहा है। और अभी वीरेंद्र पांडे जी बोल रहे थे कि केरल में कांग्रेस है, पर ये एक लंबे अंतराल के बाद हुआ कि कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। नहीं तो एक बार वामपंथी, एक बार कांग्रेस के नेतृत्व का मोर्चा ये सत्ता में रहते थे। क्या आपको नहीं लग रहा है प्रेम कुमार जी कि भाजपा ने सही समय पर अपना मिशन छेड़ दिया है और क्षेत्रीय दलों के लिए एक बड़ी चुनौती है और कांग्रेस के लिए भी चुनौती है इस भाजपा को रोक पाना? हिमांशु जी, देखिए, भाजपा ने अपनी रणनीति बनाई, दक्षिण में वो पैर पसारने की कोशिश में है, उनकी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, ये सब बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इसको छेड़ देना हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये 2004 में भी तो ये हुआ था, यही कार्य समिति की बैठक 2004 में भी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने तब भी दक्षिण मिशन लिया था, लेकिन 2004 में जब तेलंगाना या उस समय पूरा आंध्र प्रदेश में जो ये बैठक हुई थी, तो उस समय क्या नतीजे निकले? उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं हो गई। कुल मिला के प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कोशिश तो पहले भी हुई थी, कौन सी सफलता मिली थी, लेकिन वो दौर अटल आडवाणी का था, ये दौर मोदी शाह का है।
जो सहयोगी सेनाओं का जिक्र अतुल जी कर रहे हैं, उस समय पर अतुल जी ऐसे आरोप नहीं लगाया करते थे कि कोई और सहयोगी सेनाएं जो है भाजपा की मदद के लिए तत्पर रहती हैं। प्रेम कुमार जी, तो मैं शिवरतन जी के पास जाना चाहता हूं, शिवरतन जी से जानना चाहता हूं कि सब लोग ये कह रहे हैं ये कोशिश आप पहले भी की है, सिरे चढ़ी नहीं, आपकी बार कैसे चढ़ लेगी? सहयोगी सेनाओं के बूते या इस बार तैयारी कुछ अलग है? शिवरतन जी, पहले तो आप अभी तो 4 राज्यसभा के लिए अलग अलग राज्यों से लोग दिए हैं, पर जना कृष्णमूर्ति क्यों? वेंकैया नायडू जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जब 2004 में आम चुनाव हुए थे, तो अभी दक्षिण में भाजपा का अता पता नहीं था। इस बार क्या करने वाले हैं जिसके चलते ये आंकड़े को बढ़ने की उम्मीद आप कर रहे हैं? हमारे पैनल की बड़ी दिलचस्पी है, और जब पैनल की दिलचस्पी है तो दर्शकों की भी दिलचस्पी होगी। शिवरतन जी, थोड़ा रोशनी दीजिए ना। सहयोगी सेनाओं के बूते सफलता की उम्मीद है या कोई और रणनीति पे काम कर रहे हैं? हिमांशु जी, जी पहले तो आदरणीय अतुल जी का और आदरणीय पांडे जी के कुछ बातों का जो मैं जवाब दे दूं। जी, अतुल जी ने कहा आईटी, ईडी और सीबीआई का उपयोग किया जा रहा है। जी, मैं खाली अतुल जी को ये बताना चाहता हूं कि यूपीए की गवर्नमेंट के समय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सीबीआई सरकार के तोते के रूप में काम कर रही है। जी, ईडी का उपयोग किस ढंग से किया जाता है, ये 89 में हमने देखा है कि वीपी सिंह को परेशान करने के लिए ईडी का किस ढंग से उपयोग किया गया। जी, और दूसरी बात हमने की भाई हमने अलग अलग प्रांतों से व्यक्ति दिए जिनको विधान लोकसभा में, राज्यसभा में जनहित के मुद्दे उठाने के लिए आवश्यक थे। जी, छत्तीसगढ़ से केटी तुलसी गए हैं, 2 साल हो गया केटी तुलसी जी को गए। जी, जितने मुद्दे उठाए जरा माननीय अतुल जी बता देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, रंजीत रंजन जी अभी हमारे यहाँ से गई है छत्तीसगढ़ से, उनके पतिदेव का एक स्टेटमेंट समाचार पत्रों में छपा था कि राज्यसभा में जाने के लिए पार्टी की तुलना में पैसे की आवश्यकता ज्यादा होती है, जिसके पास पैसा है वो राज्यसभा में चुन के जा सकता है। तो उनके पतिदेव से जरा पूछताछ कर ले रंजीत रंजन को भेजने के लिए क्या लेन देन हुआ, जरा ये बता दें। चिदम्बरम जी की अर्थनीति की बात की, ठीक है, अच्छे वकील हैं चिदम्बरम जी, मैं इससे इंकार नहीं करता, पर करोड़ों रुपए वो गमले में गोभी पैदा करते हैं, ये भी पूरे देश की जनता जानती है। और जहां तक पांडे जी ने बात की कि साधन पवित्र होना चाहिए, जी, मैं तो इस बात को मानता हूं, साधन और साध्य दोनों पवित्र होना चाहिए। जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में आना साध्य नहीं है। हमारे लिए देश को परम वैभव को शिखर पर पहुंचाने के लिए सत्ता एक साधन है। जिसका विकास हो, राष्ट्र हित पहले रखकर हम काम करते हैं, तो हमारा उद्देश्य राष्ट्र के हित में काम करना है, तो हमारा उद्देश्य पवित्र है। और जब पवित्र उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो संसाधन जुटाना पड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटाते हैं। पवित्र उद्देश्य लेके पवित्र साधन से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शिवरतन जी, एक बीच में हस्तक्षेप करना चाहूंगा, ये पवित्र साधनों में विधायकों को तोड़फोड़ कर अपने साथ मिलाना भी शामिल है? इसे साधन की शुचिता के तौर पर ही शिवरतन जी देखते हैं या किसी और रूप में देखते हैं? चाहे वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में, चाहे अभी महाराष्ट्र के संदर्भ में, तो थोड़ा वो भी रोशनी मिल जाए कि असल में शुचिता होती क्या है, साधन की शुचिता के संदर्भ में भाजपा का नजरिया क्या है, ये भी समझ आए ना। अतुल जी को बड़ा विचलन हो रहा था आपकी बात सुन के, मैंने कहा वो पूछो, उससे पहले मैं ही पूछ लेता हूँ। हिमांशु जी, जी, शिवसेना के जी, 2/3 से ज्यादा विधायक चले गए, जी, तो क्या इस बात को ये स्पष्ट करता है कि विधायक वहां पीड़ित थे, अपने नेतृत्व को पसंद नहीं कर रहे थे? जी, 2-4 विधायक छोड़ के जाते तो लगता है कि इन विधायकों को किसी ढंग से प्रलोभन दिया गया है। जी, पर पर जब पार्टी का 2/3 बहुमत चला जाए तो कहीं न कहीं शिवसेना के नेतृत्व की वो असफलता है। जी, और उस असफलता के चलते महाराष्ट्र की सरकार गिरी है। जी, अब अपनी असफलता को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोषारोपण करें, ये कहाँ की बात है? आप अपने विधायक को नहीं संभाल पा रहे हैं, आपका विधायक पार्टी अनुशासन में नहीं है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी कैसे? आप अपने नेतृत्व पे विचार कीजिए कि आपके नेतृत्व में कहाँ कमजोरी रह गई जिसके चलते लोग आपके नेतृत्व को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में जा रहे हैं। इस पे आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। शिवरतन जी, थोड़ा बात पूरी हुई नहीं। अतुल जी ने यह बताया था कि रहना तो वो हमारे साथ हैं, पर आपकी सहयोगी सेनाएं जिस तत्परता से काम करती हैं वो हमारे साथ रह नहीं पाते, तो थोड़ा उस पर भी तो टिप्पणी आए ना। वो बता रहे हैं 71 विधायक हैं जिनको ईडी आईटी के माध्यम से बताया गया है कि तुम्हें कहाँ रहना है और कहाँ नहीं रहना है, इसके संदर्भ में कोई टिप्पणी कीजिए ना। देखिए, जो राजनीतिक दल विपक्ष में रहता है जी, वो शासन की एजेंसियों के खिलाफ आरोप लगाने का काम करता है। जी, अब छत्तीसगढ़ में 30 स्थानों पे आईटी की रेड हुई। जी,
आईटी की रेट में 200 करोड़ रुपए से ऊपर के दस्तावेज पकड़े गए। आईटी डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज की। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई ये तो केंद्रीय इसका दुरुपयोग हो रहा है। आप मुझे बताइए कि कहीं कोई करप्शन हो रहा है, कोई गलत हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उस पर कार्रवाई करे तो क्या सत्ता का दुरुपयोग हो जाएगा क्या? और जहां तक 70 विधायक आईटी के रेट में ये थे, तो आप उदाहरण प्रस्तुत कीजिए ना, एक आध बताइए ना कि किसको ईडी ने चमकाया, किसको आईटी वालों ने चमकाया, और ऐसा काम क्यों किए थे कि किसी को आ गए, ऐसा काम क्यों किए थे जिसके कारण से चपेट में आ गए। अब अगर उस सरकार के गृह मंत्री जेल में हैं, अगर उस सरकार के माननीय मंत्री नवाब मलिक जेल में हैं, तो उसके संदर्भ में तमाम आरोप भी साथ में। अब उसके संदर्भ में अतुल जी क्या कहेंगे, लेकिन मैं अतुल जी महाराष्ट्र की सियासत पर बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ दक्षिण में भारत के संदर्भ में भाजपा के सपने को लेकर। आपसे जानना ये चाहता हूँ कि भाजपा को रोकने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम नेता और विशेषकर राहुल गांधी कहते हैं। सामने दिख रही है भाजपा की तैयारी, रोकने की क्या तैयारी, जानने में बड़ी हमारी रुचि है। थोड़ा बताएंगे कैसे रोकेंगे? अलग अलग देश की मांग कायम करा के, जैसा आपके सहयोगी गठबंधन ने कहा है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम उसका नाम है, पूर्व केंद्रीय मंत्री ये राजा उसके नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर स्टालिन हैं, स्टालिन मौजूद रहते हैं, ए राजा बोलते हैं। ये मोदी और शाह समझ लें, अन्यथा हमको अलग देश की मांग करनी पड़ेगी। आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसी मांगें करके भाजपा को रोक लेंगे या भाजपा के लिए कालीन बिछाना आपने तय कर लिया है? भाजपा जो राष्ट्रीय एकता के लिए बात करती है, जिसे आप लोग जुमला करार देते हैं, वो जुमला ना होकर हकीकत है, ये बोध कराने की कोशिश कर रहे हैं और भाजपा दक्षिण में भी छा जाए इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। एक दो तीन मुद्दे शिवचरण जी के मैं थोड़ा सा बता दूं उनको, शिवरतन जी को। शिवरतन जी, ईडी है ना, ईडी 2002 में एक्ट बना और 2005 में पार्लियामेंट में नोटिफाई हमने किया उसको। वो 1989 एफटीएफ है, फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो एफटी है उसके मुताबिक बनी थी, और उसका शेड्यूल्ड ऑफेंस भी अलग है, तो उसकी बात अभी नहीं करूंगा, बात अलग चली जाएगी। किरीट सोमैया जी को आज शिवसेना के जो बागी विधायक उन्होंने धमकाया है कि आप उद्धव ठाकरे जी को भला बुरा ना कहिए, बहुत बुरा होगा। तीसरी बात, आपने ईडी का इस्तेमाल में जरा विस्तार से पूरे देश का बताता हूं मैं। टीडीपी के 4 राज्यसभा के सांसद डिफेक्ट कर जाते हैं, उनके ऊपर इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई तीनों के गंभीर मसले चल रहे थे, वो खत्म हो गए। मुकुल रॉय टीएमसी से आते हैं, शारदा स्कैम, नारदा स्कैम, हिमंत बिसाव सरामा है, इन लोगों के ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी चल रही होती है, वो खत्म हो जाती है। नारायण राणे तो उनके ऊपर तो सबूत रख दिए थे सामने, ईडी की इंक्वायरी चल रही थी, वो बीजेपी में चले गए, निरमा वॉशिंग पाउडर में मस्त धुल के एकदम सफेद शुभ्र होके वो अभी केंद्र में मंत्री बन के बैठे। उन्हें गडकरी जी जो बहुत आरएसएस के करीब है, जो मैंने बचपन में लैमरेटा में चलते हुए देखे, मेरे पड़ोसी है वो, लैमरेटा में चलते हुए देखे, आज 10-12 हजार करोड़ के वो आसामी है, शायद मनरेगा पे जाकर ये सारी चीजें हासिल होती होगी। और कहते कहते तो ये भी कह दिया था निर्मला सीतारमण जी ने, जो मन की बात थी, दिल की बात जो जवाब पे आ गई थी, हॉर्स ट्रेडिंग पे जीएसटी लगाएंगे, फिर हॉर्स रेसिंग कहा गया। तो मन की बात जो है वो जुबा पर आते हुए देश ने देखा है। तो एक बात हिमांशु जी, ये दक्षिण की बात है, महाराष्ट्र में 2014 में भी ये 144 का आंकड़ा नहीं हासिल कर पाए थे, 122 पे थे। 2019 में हम कहीं नहीं, हम 10 भी नहीं आएंगे कांग्रेस के, तो 105 पे वो रुक गए, और उसमें से कम 27 विधायक ऐसे हैं जो 259 वोट से लेकर 2000 वोट के मार्जिन से जीते हैं। कर्नाटक में हम जीत गए थे, सत्ता कैसे उन्होंने हासिल की आपने देखा जी। मध्य प्रदेश में हम जीत गए थे, आपने देखा होगा। विंध्य के पार दक्षिण में, डेक्कन प्लेट्यू में, और विंध्य के पार दोनों के तरफ अलग राजनीति है। तमिलनाडु में इन्होंने शशिकला जी के साथ क्या किया था आपने देखा, उनके सर पर हाथ रखा, उनको छोड़ दिया, पवित्र हो गई थी वो भी, उनको बेल मिल गई थी, किसी को बेल नहीं मिल रही थी। जयललिता जी को भी इन्होंने क्या किया था, कैसे मुक्ति दिलाई थी, हमने वो भी देखा है। सारी कोशिशें करने के बावजूद इनको तमिलनाडु नहीं मिल पाया। केरला में खून की होली खेली है वामपंथियों ने और आरएसएस ने, खून की होली खेली है, और वो खून की होली खेलने के बावजूद हम दूसरी बार सत्ता में नहीं आ पाए। वो रिपीट, उन्होंने वामपंथियों ने वहां पे हिस्ट्री रिपीट नहीं होने दी, तो वो जीते, मानते हैं उनकी जीत को, हम अपनी हार को मानते हैं, लेकिन वो वहां, ये लोग वहां रिप्लेस नहीं कर पाए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मैं ये कह रहा हूं
ये एक असफल राष्ट्र रहेगा अगर इसका मानसिक विभाजन हो गया। ये गुलदस्ता है, ये गुलदस्ते को एक फूल के इसमें अगर कन्वर्ट करने की कोशिश हो जाएगी तो ये असफल राष्ट्र होगा। इसमें मैं जो कह रहा हूं, जो कह रहे हैं ना आपकी, कहते हैं ए राजा की विभाजन हो जाएगा, हम अलग निकल जाएंगे, या यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात उन्होंने कही थी, या फिर 15 फाइनेंस कमीशन में पॉपुलेशन को ज्यादा वेटेज देने की वजह से, जनसंख्या को ज्यादा वेटेज देने की वजह से अच्छा फाइनेंशियली परफॉर्मेंस करने के बाद महाराष्ट्र लेकर नीचे सारे स्टेट जो है उनको उनका हिस्सा नहीं मिल पाता है, तो वो एक नाराजगी है। और एक बड़ी नाराजगी सामने आने वाली, हिमांशु जी, मैं आगाह कर रहा हूं देश को कि जिस तरह से डिलिमिटेशन होने वाला है लोकसभा का, पुनर्रचना लोकसभा की होने वाली है, उसमें भी अगर पॉपुलेशन का क्राइटेरिया भारी भरकम रहा और सारी मैक्सिमम सीटें अगर यूपी और बिहार में जाती है तो उसके बारे में भी भाजपा को सोचना पड़ेगा। तो साधन, सुचिता, राष्ट्र प्रथम, बाद में पक्ष द्वितीय और अंत में मैं, तो ये सब अतुल बातें जी खोखली 75 साल में तकरीबन 55-60 साल राज करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। ये जनसंख्या की दृष्टि से सीटों का विभाजन ठीक नहीं है। अगर यूपी बिहार के पास में सीटें इतनी ज़्यादा रहेंगी तो दिक्कत रहेगी। दिक्कत यूपी बिहार के पास सीटें ज़्यादा रहने से रहेगी वीरेंद्र पांडे जी, या यूपी बिहार में भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में कोई है नहीं, और भाजपा वहाँ पर अगर इतनी सीटें पाती रहेगी तो बाकी के लिए गुंजाइश कैसे रहेगी, इसको लेकर अतुल जी चिंतित है। एक तो आपसे ये समझना चाहता हूँ वीरेंद्र जी, दूसरा मैं आपसे समझना ये चाहता हूँ कि क्या आपको भाजपा की तैयारियों में जो गंभीरता दिखती है, क्या विपक्षी तैयारियों में भी वैसी गंभीरता दिख रही है? भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को एक मुद्दे के तौर पर खड़ा किया हुआ है। हिजाब का मसला हो, मीट का मसला हो, यानी हलाल का मसला हो, ये सारी चीज़ें दक्षिण में सिर उठाई, शुरुआत वहाँ से हुई। परिवारवाद को लेकर अचानक नरेंद्र मोदी दोबारा से हमलावर हुए हैं, और उस परिवारवाद में अब कांग्रेस नहीं है। दक्षिण भारत में जो राजनीतिक दल हैं वो दरअसल परिवारवाद की राजनीति के उदाहरण है। चाहे वो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संदर्भ में बात करें, चाहे हम टीआरएस के संदर्भ में बात करें, चाहे जगन रेड्डी की पार्टी के संदर्भ में बात करें, तो क्या ये मुद्दे, तीसरा भ्रष्टाचार भाजपा मुद्दा बना रही है, दक्षिण भारत के नेताओं के संदर्भ में भ्रष्टाचार को विषय बनाकर क्या जनता को कनेक्ट करने में भाजपा सफल नहीं होगी? तो आपसे समझना ये चाहता हूँ कि क्या आपको नहीं लग रहा है कि भाजपा ने एक काफ़ी तैयारी की है, 2004 की असफलता ने सिखाया है, और 2024 में असफलता दोहराई ना जाए इससे बचने की कोशिश की है? आपका कहना ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी योजना के साथ जी इस ओर कदम उठा रही है जी, और मैंने कहा कि परिस्थितियां इस समय भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल हैं। अगर आप देखें कि धन की दृष्टि से जी जब से पारदर्शी बात कही गई और बांड लाया गया, इलेक्टोरल बांड लाया गया, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है जी, और हम व्यक्तिगत अनुभव से इस बात को जानते हैं। जहाँ जहाँ पर चुनाव होते हैं जो तय सीमा होती है पैसा खर्च करने की, वो तो आता है बैंकों में जी, लेकिन बाद में नगद भी बहुत सारा पैसा आता है। ये हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जिसको प्रमाणित करना जरा कठिन है जी। तो धन की दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत ज़्यादा संपन्न है। मतलब जितना मतलब चुनावी बांड आ रहा है उसका 87% अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास आता है, जो हजारों करोड़ में है जी। उस रूप से सशक्त है ये जी। दूसरा, केंद्र में सत्ता होने के कारण और अनेक राज्यों में सत्ता होने के कारण वो ताकत भी सरकार की उनके पास है। और तीसरी अनुकूलता जो उनकी वो है कि इस समय जो पार्टियां हैं विपक्ष में जी अब भ्रमित हैं, उनको सूझ नहीं रहा है कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए। जैसे आप तमिलनाडु की बात लें, तमिलनाडु में एक जमाने में जयललिता जैसी मजबूत नेता हुआ करती थी और उनकी पार्टी इस समय आप देखें बिखरने, पन्नीरसेल्वम और पलानी स्वामी, इन दोनों के बीच में बहुत मतभेद बहुत ज्यादा हो गया है। अब इसमें से एक पक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पैर रखने की जगह मिल जाएगी। अच्छा, जहां तक मामला केरल का है, केरल में इस समय कम्युनिस्ट और कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस की जो पूरे देश में दशा है, भाई कांग्रेस पार्टी पिछले 5-7 सालों से कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं बना पा रही है।
इतनी भ्रमपूर्ण स्थिति में है, जब उसका स्थायी अध्यक्ष नहीं है तो किस प्रकार की गतिविधियां चलेंगी, क्या होगा, कैसी नीति बनेगी, वो बनता नहीं है। तो धीरे धीरे वहां भी अपदस्थ होने की स्थिति है। तो उस स्थान को भी भारतीय जनता पार्टी, चूंकि वहां पर संघ और कम्युनिस्टों में लगातार संघर्ष चलता रहता है जी, तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को पैर जमाने का मौका मिल जाएगा। और जब वो एक बार पैर जमा पाएगी, वहां पर थोड़ा सा भी उसके पैर जम जाएंगे, तो आप समझिए कांग्रेस पार्टी वहां से हट जाएगी, कम्युनिस्ट और भारतीय जनता पार्टी में सीधा संघर्ष हो जाएगा। तो मैंने कहा कि स्थितियां बहुत अनुकूल हैं भारतीय जनता पार्टी को तीनों दृष्टि से। मैंने कहा धन भी है, सत्ता की ताकत भी है और परिस्थितियां भी है। और उसके बाद एक और बात मैं जो कह रहा हूं, जो ये दो लोग बैठे हुए हैं, मोदी और अमित शाह जी, ये बहुत स्पष्ट है इस मामले में, हमको सत्ता चाहिए जी, किसी भी कीमत पर मिलेगी, उसमें नैतिकता अनैतिकता का कोई सवाल नहीं है। जो शिवरतन शर्मा कह रहे थे कि परम वैभव पर ले जाना है राष्ट्र को, तो परम वैभव पर कोई भी राष्ट्र गलत रास्ते को अपना करके कभी नहीं पहुंचता है। अगर आप जब ढाल में फिसलना शुरू करते हैं तो बीच में कहीं रुक नहीं सकते, चलो भाई अब बहुत हो गया, हमारे पास सारी सत्ता आ गई, हम इसको ठीक से काम करेंगे। जिन राज्यों में इनकी सत्ता है वहां पर कैसा काम हो रहा है ये हम देख रहे हैं। इसलिए परम वैभव पर इस राष्ट्र को नहीं पहुंचा सकते, परम विनाश में इस राष्ट्र जा रहा है। मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात को जी। ये तीन इनके लक्ष्य हैं। ये शासन व्यवस्था तो चाहते हैं जैसी चीन की है कि एक आदमी के ऊपर सारा निर्भर है, उसकी बात को सारे लोग माने, जैसे सी जिनपिंग ने कर लिया है कि आजीवन वो राष्ट्रपति रहेंगे और एक ही पार्टी और एक ही व्यक्ति का सारा कुछ चलेगा। दूसरा, धार्मिक रूप से ये पाकिस्तान होना चाहते हैं। पाकिस्तान भी क्या कर रहा है, जो बहुसंख्यक समाज है वो अल्पसंख्यक को खत्म कर रहा है, वो दूसरी बात ये यहाँ पर कर रहे हैं। और तीसरी बात जो ये कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को श्रीलंका के ढर्रे पर ले जा रहे हैं। ये तीन दशा और दिशा तो कुल मिलाकर भाजपा की सफलता की संभावनाओं के साथ वीरेंद्र पांडे जी ये सफलता तो इनको मिलेगी जी, लेकिन ये सफलता स्थायी नहीं होगी। ये बात पश्चिम बंगाल में भी सिद्ध हुई है जी। एकदम से आप बढ़े और फिर आपके सारे लोग छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, उधार का सिंदूर जो है वो पूछ जाता है, लेकिन कुल मिलाकर वीरेंद्र पांडे जी भाजपा की संभावनाएं तो सफलता के संदर्भ में बता रहे हैं, पर उसके साथ जितना डरा सकते हैं उतना हम सबको डरा रहे हैं। शिवरतन जी कितना डरे नहीं डरे ये जानने में मेरी दिलचस्पी है, लेकिन एक बार प्रेम कुमार जी की टिप्पणी ले लूं, फिर शिवरतन जी से मैं आखिरी कमेंट इस चर्चा का लूंगा। प्रेम कुमार जी, आपसे मेरी जानने में ये दिलचस्पी है कि भाजपा की तैयारियों के संदर्भ में आपको कोई खोट दिखाई दे रहा है? क्या आपको लग रहा है कि भाजपा सब कुछ कर रही है पर ये नहीं कर रही है, इसलिए भाजपा वहां नहीं पहुंचेगी जहां पहुंचने की हसरत उसने पाल ली है? ये जानने में हमारी बड़ी दिलचस्पी है प्रेम कुमार जी, थोड़ा इस पर दृष्टि दीजिए ना। एक पत्रकार कमियों को खोजने में महारत रखता है, प्रेम कुमार जी की तो सिद्धहस्त है भाजपा के संदर्भ में, तो बताइए ना भाजपा की पूरी रणनीति में खोखलापन कहाँ है? देखिए, मैं तो कहूंगा, जिस बात को याद दिलाऊंगा वो बल्कि बीजेपी ने करेक्ट किया है जी कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जी, अब ये नारा बीजेपी भूल गई है जी, क्योंकि उसको साउथ में अपने पैर पसारने हैं। तो ये आलोचना नहीं हो करके बीजेपी की तैयारी और रणनीति को मजबूत बनाता है कि दक्षिण में अगर हमें तैयारी करनी है तो ये हिंदी हिंदू हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा जी। तो ये उनकी तैयारी है। और दक्षिण में ऐसा नहीं कि केवल दक्षिण की तैयारी है। देखिए, तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को लेकर के ही की है, उसके इर्द गिर्द ही रहेगी और उससे बाहर जाना मुश्किल होगा जी। तो इसमें हम ये कहेंगे बीजेपी की तैयारी में खोट खोजना आ चुके, उसके पैरेलल कोई दूसरी पार्टी उतनी पुख्ता तैयारी के साथ नहीं है मैदान में। और इसके कारण सबको पता है, एक तो संगठनात्मक रूप से उसने अपने आप को मजबूत किया, आरएसएस का एक बड़ा बैकअप जो बीजेपी के पास है वो किसी और पार्टी के पास में नहीं है, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। ये परिवारवाद की चर्चा होती है लेकिन संघ परिवारवाद की चर्चा नहीं होती है, क्योंकि हर जगह संघ परिवार से लोग चुने जाते हैं और उसका कोटा भी रहता है, तो वो भी एक फिक्स परिवारवाद है। तो ये उनकी मजबूती है। तो ये इस विपक्ष के पास ये कमियां हैं। और रिसोर्सेज के मामले में बीजेपी जाहिर है कि समृद्ध हुई है पहले के मुकाबले, और उसके बाद में वो जो हर तरह से हर मैच को हर हाल में जीतना है,
ये जो सीखा है बीजेपी ने, तो हारते हुए पर मैं मैच एक सवाल करना चाहूंगा शिवरतन जी के पास जाऊं उससे पहले, ये सब होते हुए भी जिस दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, जिस दिल्ली में अमित शाह जी बैठते हैं, जिस दिल्ली में देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल का भव्य कार्यालय है, उस दिल्ली को जीत पाने में लगातार नाकाम होते हैं। 2014 के बाद 3 आम चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से पार नहीं पा सकी। तो कुल मिलाकर क्या आप मानते हैं विपक्ष के लिए कहानी खत्म है? अगर अरविंद केजरीवाल इन सबके रहते हुए दिल्ली में जीत सकते हैं, तो दक्षिण भारत के ये तमाम राज्यों के क्षेत्रीय दल भाजपा के लिए गंभीर चुनौती नहीं बन सकते? लेकिन इसको ऐसे भी देखें सर जी कि अरविंद केजरीवाल जी के रहते हुए भी जी नई दिल्ली की सारी लोकसभा सीट बीजेपी जीत जाती है जी, ये भी है। तो कहने का अर्थ ये है कि क्षेत्रीय दल अपनी जो क्षेत्रीयता के आधार पर बीजेपी को मुकाबला दे रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं जी। और इसमें वो सक्सेसफुल हैं। लेकिन जब आम चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो राष्ट्रीय परिदृश्य में जब क्षेत्रीय दल किसी युति के साथ जुड़ते हैं, अगर कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं या किसी और से, तब तो परिणाम भले मिले, लेकिन अगर नहीं जुड़ते हैं, अकेले लड़ते हैं, तो उनको परिणाम नहीं मिलता। मैं एक आखिरी सवाल के साथ में शिवरतन जी आपके पास आना चाहता हूं। जो मुद्दा वीरेंद्र पांडे जी ने उठाया उस पर तो आपसे जवाब अपेक्षित है। आपने दावा किया था आप परम वैभव पे ले जाएंगे। वीरेंद्र जी जैसा आपके पुराने साथी बता रहे हैं, जिस रास्ते पर आप ले चल रहे हैं उसमें परम विनाश आना है। ये तो इस पर आप कोई ना कोई टिप्पणी करना चाहेंगे, ऐसा मैं निजी तौर पर मानता हूं, तो आप अपनी टिप्पणी कीजिएगा। पर आपसे ये जानना चाहता हूं कि देश के लिए भाजपा का होना जरूरी है, ये एहसास कराने की कोशिश आपने 2014 में भी की और 2019 में भी की। 2014 में आपको आंशिक सफलता मिली, 2019 में उससे कहीं अधिक सफलता मिली। उड़ीसा में चुनाव हुए, विधानसभा के साथ में थे, पर विधानसभा के स्तर पर व्यक्ति ने बीजू पटनायक की पार्टी, जो अब नवीन पटनायक के नेतृत्व में, उसे वोट दिया। पर देश के संदर्भ में सांसदों को भेजने में कोई गुरेज भाजपा के संदर्भ में नहीं किया। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में जनमत भले ही राज्य के संदर्भ में ममता बनर्जी के साथ रहा हो, देश के संदर्भ में भाजपा को समर्थन मिला, ये आंकड़ों की शक्ल में जाहिर होता है। पर दक्षिण भारत ने ना तो 2014 में ना ही 2019 में भाजपा को देश के लिए जरूरी समझा। कर्नाटक मात्र अपवाद रहा। क्या आप वो भरोसा प्राप्त कर पाएंगे? देश के लिए भाजपा जरूरी है, दक्षिण भारत को भरोसा हो, और अगर हां तो कैसे? यह आखिरी सवाल आपसे। हिमांशु जी, पहले तो मैं आदरणीय पांडे जी की बात का जवाब दे दूं। जी, पांडे जी ने कहा धार्मिक रूप से पाकिस्तान बनाने की प्रक्रिया चल रही है। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश का 1947 की तरह मजहब के आधार पर पुनः विभाजन न हो, हमारी मातृभूमि का विभाजन न हो, जी, देश की एकता अखंडता बनी है, इसके लिए हम कर रहे हैं। जो भी विघटनकारी तत्व है उनको दबाने का, करने का काम सरकार कर रही है। जी, शासन व्यवस्था चीन की तरह चाहते हैं। आपने जो कहा, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जी, और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज की भारतीय जनता पार्टी या पूर्व की हम बात करें, स्वयं पांडे जी भी उसका हिस्सा रहे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमने अपने आप को विसर्जित किया जनसंघ को, और जनसंघ को विसर्जित करके इस देश में लोकतंत्र की रक्षा की। तो इस देश में लोकतंत्र इतना मजबूत है कि लोकतंत्र को इस देश से कोई भी नहीं उखाड़ सकता। और आपने तीसरी बात की, भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता, ये 2014 में हमको सफलता मिली, इसकी जनता ने इस बात का एहसास किया कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए जरूरी है। 2019 में हमारी ताकत हुई, और 2024 का जब लोकसभा का चुनाव होगा तो निश्चित रूप से हमारे काम, राष्ट्र के हित के काम को देख करके न सिर्फ उत्तर भारत, दक्षिण भारत में भी हम 50% से ज्यादा सीटें लेने में सफल होंगे। और सफलता के पीछे बड़ा कारण होगा, एक तो मोदी सरकार का काम, और दूसरा कार्यकर्ता जो निचले स्तर पर जाकर काम कर रहे हैं वो। और उसके चलते
दक्षिण भारत में भी हम 50% सीटें जीतेंगे, इस बात का विश्वास लेके चल रहे हैं। हर्षवर्धन शर्मा जी का कहना है 132 सीटें हैं लोकसभा के अंतर्गत दक्षिण भारत में, 66 सीटें 2024 में भाजपा के हिस्से में आएंगी। आज की तारीख में कुल 29 सीटें हैं। दुगने से ज्यादा सीटें करने की उम्मीद के साथ में भाजपा ने ऐलान किया है। क्या विपक्षी दल भाजपा को रोक पाने में कामयाब होंगे? भारतीय जनता पार्टी को तो सत्ता में लाने से रोकने के लिए विपक्षी दल संकल्पबद्ध होने की बात कह रहे हैं, पर बात कहते हैं योजना कहीं दिखती नहीं, आपस में विभाजित दिखते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी पिछली सफलताओं से भी बेहतर सफलता पाने के लिए कदम आगे बढ़ा चुकी है। जानने में दिलचस्पी रहेगी इसे रोकने के लिए कोई क्या कदम उठाएगा। बहरहाल अभी तो यही दिखता है कि भाजपा जिस गति से अपना विस्तार कर रही है, दक्षिण भी शायद अब उससे दूर नहीं है। हाँ, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यक्रम रहते हैं, अलग अलग शब्द कमाल के होते हैं। संकल्प से सिद्धि, तो हमें कुछ ऐसी प्रासंगिक पंक्ति मिली कि लक्ष्य स्वयं ही संकल्पों से पास चले आते हैं। लक्ष्य स्वयं ही संकल्पों से पास चले आते हैं। आते दृढ़ निश्चय वालों को पथ के मोड़ नहीं भटकाते। संकल्पी जन गिर गिर कर भी उठ उठ कर चल देते। मंजिल पाने से पहले वे सांस नहीं है लेते। तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत उसके कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में ताकत नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। इन दोनों से पार पाने के लिए विपक्षी दल क्या रणनीति बनाते हैं, जानने में दिलचस्पी रहेगी। देखें आने वाले समय में वो रणनीति हमारे सामने किस रूप में आती है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दी इजाजत। प्रणाम।